नमस्कार, स्वागत है आवाज अड्डा की इस खास पेशकश में। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास भारत की इकॉनमी का बैकबोन है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मिडिल क्लास में हैं। मिडिल क्लास की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संदर्भ में इसकी परिभाषा बदलती है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम जो आज बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि किसको हमें मिडिल क्लास मानना चाहिए। आबादी के हिसाब से इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक जो ताज़ा रिसर्च आई है उसके अनुसार अगले 2047-46 तक का जब हम आंकड़ा देखेंगे तो आपको चौंकाने वाले आंकड़े दिखेंगे कि इंडियन मिडिल क्लास कितनी तेज़ी से बढ़ेगा और वो इसको एक आप कह सकते हैं कि इकॉनमी को बैकबोन देगा। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी अपने आप में क्या कहती है और इसके मायने क्या है, किस तरीके से भारतीय समाज और भारतीय इकॉनमी इसको बदल रही है। चलिए ये आंकड़े आपके सामने रखते हैं। इसके रिसर्च की है प्राइस ने। ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्था है जो लोगों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में जाके उनकी परचेजिंग पावर और उनकी कंजम्पशन की कैपेसिटी के हिसाब से ये रिसर्च करती है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की है। अब ये जो आंकड़े आपके सामने रखे, इसमें जो बीच वाली लाइन है मिडिल क्लास, जिसकी एक मोटी परिभाषा 5 लाख से 30 लाख सालाना कमाने वालों को हमने रखा है, क्योंकि इस क्लास में अगर आप रखेंगे तो आप मिडिल क्लास की परिभाषा में इसको रख सकते हैं। 2015-16 से 2046-47 तक के प्रोजेक्टेड आंकड़े, 15-16 के और 20-21 तक के आंकड़े हैं, उसके आगे के जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें आप देखिए ये आबादी कितनी तेजी से और कितनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। यानी नंबर्स में अगर आप देखें तो उस समय की जो कुल आबादी होगी उसके हिसाब से देखें तो मोर देन 50% से ज़्यादा आबादी हमारी मिडिल क्लास कैटेगरी में आएगी, जो अपने आप में कि इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े को भी दिखाती है। और ये जो दूसरा आंकड़ा है एस्पायरर्स, जो उस क्लास में, उस ऑर्बिट में एंटर करना चाहते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखेगी और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके बाद दूसरा एक नंबर हम देखते हैं कि कमाई और खर्चे का पैटर्न किस तरीके से बनता है। इसमें अगर आप देखें तो जो हाउस होल्ड इनकम है या जो खर्चे हैं, कमाई है, उसमें मिडिल क्लास का जो कंट्रीब्यूशन है या जो रेशियो बनता है वो 30% के आसपास बैठता है। आबादी के हिसाब से देखिए कौन ज़्यादा खर्चे कर रहा है तो उसमें 31% है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिच की है, अमीरों की है, जो करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन हमने 5 से 30 वाली कैटेगरी पे आज फोकस किया है और आप देखिए धीरे धीरे जैसे नंबर बढ़ता है तो हर नंबर, चाहे वो बचत का हो, चाहे खर्च का हो, चाहे इनकम का हो, वो सरपास करता है बाकी सारी कैटेगरीज के नंबर को। तो ये दिखाता है कि जो पूरी ग्रोथ की स्टोरी है वो मिडिल क्लास के जरिए इंडिया में पैन आउट होती हुई दिख रही है। एक नंबर और देखें कि किस तरीके से ये परसेंटेज में, तो जैसे हमने कहा था कि जो हमारी मिडिल क्लास की जो साइज़ बनेगा, जो उनका ऑर्बिट बनेगा, वो 63% के आसपास बनेगा। जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो बहुत डेस्परेट्स लोग होंगे, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घटी। ये लोग इस पर डिस्प्यूट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये इस रिसर्च का एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि जब हम 46-47 तक पहुंचेंगे तो बहुत ही डेस्परेट लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से नीचे गिरती हुई दिखेगी। 2047 का ये है। एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ कि जो रिच लोग हैं, जो बहुत पैसे कमाते हैं या जिनको हम मानते हैं कि करोड़ों रुपए में है, 2 करोड़ से ज़्यादा की उनकी आमदनी है, उनका कंसंट्रेशन कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आगे हम बातचीत करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है, जहाँ पे 6.4 लाख लोग हैं जो रिच या सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं। ये इस समय के नंबर से मैं आपको बता रहा हूँ 2021 के। और सेकेंड नंबर पर आता है दिल्ली, जहाँ पे 1,81,000 लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा गुजरात है, बहुत ही समृद्ध राज्य है, और तीसरे स्थान पे आता है, और चौथा आता है तमिलनाडु। तो ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ पे अमीरों का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे नंबर जो है सबसे ज़्यादा है उनके, जो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की कमाई करते हैं। इसमें रिच, अल्ट्रा रिच सबको आप शामिल कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे देश में, जब हम मिडिल क्लास की स्टोरी पर डिस्कस करेंगे तो हम इसको समझेंगे। इसलिए हमने कहा कि इस ग्राफिक को ज़रूर देखना चाहिए। बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान है, जैसे हमने कहा कि जिन्होंने इस रिसर्च को किया है, उनको हमने खुद बुला लिया है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शुक्ला जी हैं, जो प्राइस के एमडी और सीईओ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस रिसर्च के मायने क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, और ये एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी जो हमारे सामने रखी गई है उसको हम और कैसे समझें। दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ हैं, ब्रांड मैनेजमेंट के गुरु हैं, और बहुत ही लंबे समय से इन्होंने इस तरीके की स्टोरी को आगे बढ़ाया है और
इमेज को, इंडिया की इमेज को, इंडिया के ब्रांड को हम समझने की कोशिश करेंगे। अनिल पद्मनाभन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में बहुत लंबे समय तक काम किया है। और संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर सिट्रस एडवाइजर के, जो इक्विटी मार्केट को, इक्विटी कल्ट को, जिसके जरिए ये बहुत बड़ी स्टोरी शायद प्ले हो रही होगी, मुझे नहीं पता, अभी पूछने पता चलेगा, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ में एक और स्टोरी है, एक और रिपोर्ट है जिसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, जिन्होंने करीब 150 पेज की एक रिपोर्ट लिखी है न्यू इंडिया के ऊपर। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि भारत का समय आ चुका है और अगले 10 साल उनके होंगे। इसके भी आप नंबर देखिए। उनका मानना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में भारत की जीडीपी जो है वो 7.9 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगी। और डॉलर टर्म में आप रिटर्न देखेंगे तो 11% होगा, जो हाईएस्ट एवर होगा किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा होगी। कहाँ से ये ग्रोथ के ड्राइवर्स होंगे, कहाँ से ग्रोथ लेड होगी, तो उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें काम करने वाले लोग, कंजम्पशन की स्टोरी, कंजम्पशन बूम आएगा। देखिए उसी स्टोरी को सपोर्ट करता है जहाँ पे हम जब मिडिल क्लास की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तेजी से आएगा। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है डिजिटल इकोनॉमी। हमने आईटी में महारत हासिल कर ली, लेकिन आईटी से डिजिटल का जो रास्ता है वो इसमें शामिल होगा। और ये जो 4 फैक्टर्स हैं जो इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन इतनी सारी ग्रोथ की स्टोरी बात करें तो रिस्क फैक्टर्स भी ध्यान में रखना चाहिए। पॉलिटिकल एक रिस्क हो सकता है जो कभी भी किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ग्लोबल मार्केट में जो क्रेडिट टू जीडीपी है, जो आगे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो एक चैलेंज हो सकता है। जैसे यूएस में आप देखिए तो 200% का क्रेडिट, यानी डेट टू जीडीपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट टू जीडीपी की, वो बहुत बड़ा है। चाइना में 225% है। क्रूड ऑयल की कीमतें भारत को परेशान करती हैं। और स्किल्ड लेबर की कमी आने वाले समय में भारत को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब इतनी तेज विकास होगा तो आपको उतने कुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन राजेश जी से सबसे पहले समझते हैं। राजेश जी, ये जो आपने पूरी ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी हम लोगों के सामने रखी, रिसर्च की, और बड़ी मेहनत से ये बहुत लंबे रिसर्च के बाद आपने तैयार की है, एक बड़ा नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है जिसमें लग रहा है कि पूरा देश एकदम बदल जाएगा उससे। क्या ड्राइवर्स थे इसको, किस लिए आपको ये डेटा जो निकल गया जिसका आपने इंटरप्रिटेशन किया, वो हम लोगों को थोड़ा समझाइए कि कैसे ये नंबर्स डिराइव किए और क्या क्या फोर्सेस काम करते रही इसमें। ओके, थैंक यू आकाश, इट इज प्लेजर टू बी। एंड एक इसका जो सबसे बड़ा क्या चीज है कि इसको करने के लिए अगर हमें कहें कि जैसे आपने बताया पीपल रिसर्च इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, ये रिसर्च लगभग 2014 से शुरू किया है। एंड इससे पहले मैं NCIR में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसमें ऐसी ही रिपोर्ट 2004 में प्रिपेयर की गई थी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इसके लिए एक डेटा चाहिए, एक ऑथेंटिक डेटा चाहिए, जो कि जिसके बेसिस पे इसको किया जा सके। तो इसकी सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज, या हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वो ये है कि इसमें 2014, 2016 और 2021 में पूरे ऑल इंडिया से आपके लगभग 3 लाख घरों का सैंपलिंग फ्रेम बना के साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लगा करके, और इसमें लगभग एक किस्म से टोटल 200 डिस्ट्रिक्ट्स से डेटा लिया गया है। और इसमें गांव भी है, गांव के लगभग 800 से 1000 गांव कवर किया गया इन डिस्ट्रिक्ट से, और लगभग 120 टाउन्स कवर किए गए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो आ रहा है ए हाउस होल्ड जो सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें बड़े साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लगाए गए हैं। और इसको हम एक चीज ये कहते हैं, इसकी जो मेथोडोलॉजी, मेन चीज होता है डेटा में रिलायबिलिटी क्या है, कैसे आप इसको कहेंगे। तो उसका एक मेजर चीज है कि ये हम कहेंगे कि प्राइस एंड प्राइस रिसर्च टीम का अलॉन्ग विथ इसमें बहुत ही हाई पावर्ड एक कमेटी है जो कि एडवाइजरी, जिसमें आपके मेंबर फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ISI, ये लोग एडवाइज जो इसको कायदे से इसको वॉच किया है। ये पूरा हम कहते हैं 8-10 साल की एक्सरसाइज है। और ये डेटा लेकर के जब हम इसको एनालाइज करके एक ट्रेंड एनालिसिस किए, जो कि प्राइमरी डेटा है, और उसके ऊपर एक किस्म से जो ऑब्जर्वेशंस आए, इसमें आप देखेंगे 2014 एक स्टार्टिंग जिस समय सर्वे शुरू किया, 2016 एक नॉर्मल ईयर, 2020-21
ये उस पीरियड जिस समय कोरोना से देश को काफी वो हो रहा था। तो ये तीनों डेटा एनालाइज करके, ट्रेंड एनालिसिस करके, और इसमें फिर उसके बाद फोरकास्ट किया गया। जी डॉक्टर शुक्ला, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो नंबर चूंकि बहुत बड़ा निकल के आया है और पूरी स्टोरी ये सजेस्ट करती है कि मिडिल क्लास की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। 5 लाख से 30 लाख की जो आप लोगों ने एक डेफिनेशन ली है, उस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस आंकड़े को बढ़ा रहे हैं, यानी इस नंबर तक पहुंचने में आपको क्या क्या रिसर्च में दिखा कि भाई क्या ऐसी पॉलिसीज थी, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर आया है? इसमें जो आकाश से अगर हम एकदम सिंपल ढंग से कहें कि इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर एज पर दैट 2015 2021 में कोई एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज जस्ट लाइक द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन यूजिंग द डेटा व्हाट वी हैव कलेक्टेड इन ड्यूरिंग, दिस इज fact coming from the primary data, that is after fitting the you can say Pareto distribution. Second, जो आप करें फैक्टर, इसमें 3 चीज जो फ्यूचर के लिए है जो एज्यूम किया गया है, मींस जो ग्रोथ रेट आपके, एक फर्स्ट थिंग इज दी लाइक इनकम ग्रोथ, income growth which is happening in the personal disposable income, not the in GDP, personal disposable income जो कि household sector में जाता है, and which is approximately 84% of the GDP. वो देख करके स्टेट वाइज जो इससे ग्रोथ इनकम की आई है उसको लगा करके उसके ओवर एंड एबव हम एजम्पशन लगाए हैं इस पे। यहां से लेकर 2030 तक अगर 7.5% पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ग्रोथ होती है, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सर्विस निकल कर आ रहा है अगर उस हिसाब से ग्रोथ करते हैं तो 7.5% 2030 तक जाए तो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा। इसी तरीके आपका 2030 से लेकर के 2046-47 ये प्रोजेक्शंस हैं, हमें इसलिए लगाया गया जिससे हम देखें भारत जब हमारा 100वां साल बिता रहा हो तो एक नंबर अगर आज से हम कुछ दिमाग में रखें तो उसमें 6.5% जीडीपी ग्रोथ है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक तो हो गया इनकम ग्रोथ, बिकॉज दिस इज अ परचेजिंग पावर, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। सेकंड जो हमने इसमें अजम्पशन लगाया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, वी हैव यूज्ड द census of India, what they have projected long, then we have also used the United Nations UNDP population projection at the city level, district level, and then state level. So it is aggregation from there actually, from the bottom is like the disaggregate level. And third इसमें जो एक चीज लगाया गया है कि particularly जैसे एक और जो इसमें अर्बनाइजेशन जो एक हम कह रहे जो एक थोड़ा कंजर्वेटिव लगा के चला गया, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, कि 2047 तक हमारा लगभग हाफ ऑफ इंडिया, एंड व्हिच इज यूनाइटेड नेशन, IMF इज सेइंग, एवरीवन इज सेइंग 50% अर्बनाइजेशन होगा। तो हम कह रहे 3 मेजर फैक्टर जो कंसीडर किया गया है और जो ट्रेंड हमारा डेटा से आ रहा है उसके ऊपर लगाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन एक जैसे हर एक स्टेट का किया गया है, हर एक स्टेट में रूरल अर्बन का किया गया है, एंड मिलियन प्लस सिटी का किया गया है, और उसके बाद सब एग्रीगेशन करके ऑल इंडिया आया। तो ये एग्रीगेशन बॉटम टू टॉप अप्रोच, नॉट टू टॉप टू बॉटम। ओके, बॉटम टू टॉप अप्रोच, और 3 मेजर एजम्पशन आपने लिए हैं जहां पे कंजम्पशन पैटर्न, इनकम और अर्बनाइजेशन, जहां पे आप मान के चल रहे हैं कि कम से कम 50% इंडिया में अर्बनाइजेशन होगा। शुक्ला जी, एक बहुत हम लोग जब 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते थे तो विज्ञान का एक फार्मूला पढ़ाया था कि अगर सामान्य परिस्थितियां स्थिर रहें तो ये फार्मूले से गैस बन जाएगी या इससे ये पानी बन जाएगा। तो जो 3 अजम्पशन आपने लगाए हैं वो क्या आपको लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव आपने लिए हैं, इसलिए आपको इस बात की आशंका नहीं कि वो बदल सकते हैं या डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, या आपने थोड़ा सा बढ़ा के लिए तो आपको इस बात की आशंका, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। इसका एक चीज ये रहेगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें हम कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है कि जो बेस हमारे पास डेटा ऑलरेडी है आपका रहेगा। इसलिए कि अगर सपोज करिए, जैसे एक एग्जांपल दें, सपोज करिए कि हमें अगर एक अगर ले यूपी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, विच इज एक्चुअली करंट एंड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी सब कुछ लगा करके 2016 में ये था रूरल का, यूपी का 2021 में है। Means it is a function of all the, you can say, affirmative action happen at different level by the government, by the people, by the, you can say, pandemic, everything, and we have observed
and we are taking that. So it is already in conservative, मीन्स 2020-21 हमारे देश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था, तो उसके नाते, लेकिन डेटा जो कह रहा है उसमें कोई चीज हम नहीं किए हैं। तो जो इससे लर्निंग आ रही, इट इज यू कैन से गुड फेज, बैड फेज, एवरेज फेज, और उसके बाद जो 3 केवल ब्रॉड एजम्पशन लिया गया वो ऐसे हैं कि जो कि बहुत डेफिनेट, हमें ऐसा किसी को अगर ये कहना है कि 50, अगर हमारा 36% अर्बनाइजेशन है तो 2047 तक जाते जाते लगभग 50% अर्बनाइजेशन होगा। और ये हम गवर्नमेंट भी कह रही है, आपके फॉरेन जितने भी जैसे फोरकास्ट ये हुआ। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ हम ऐसा नहीं 8% 10% लेके चल रहे, हम 7.5% पर्सनल डिस्पासेबल इनकम ग्रोथ फ्रॉम नाउ टू 2030, एंड उसके बाद केवल 6.5% ले रहे हैं। एंड थर्ड जो ले रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ले रहे हैं, इट इज ऑलरेडी एक्चुअली द वेरी मच एक्चुअली द यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी का फोरकास्ट। केवल बड़ा ही 3 फैक्टर ये हैं, जिसमें कोई बहुत ज्यादा साइक्लिक या बहुत ज्यादा ऐसा चीज नहीं लिया गया है जो कि आज की डेट में जो मुझे लगता है कि ऐसा है जिसके नाते बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है। जी राजेश जी, एक सवाल और आपसे, उसके बाद फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। ये बहुत अच्छे से आपने समझाया कि बहुत कंजर्वेटिव डेटा है, पढ़े 7.5%, फिर 6.5%, मतलब बेयर मिनिमम लिया गया जो आगे एक्स्ट्रापोलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे एक चीज़ बताइए, चूंकि आपने 2014 ऑनवर्ड्स ये सारी पूरी रिसर्च रखी और उसके बाद एवरेज किया है, कोई खास पॉलिसी, कोई खास मेजर चेंज आपने इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ जो देखा हो, जिसने रूरल, अर्बन, मिडिल क्लास, जिसके लिए हम वो इतनी स्टडी करें, वहां पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट चेंज किया हो, जिससे आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा एक चेंज है जिससे पूरा गेम बदल रहा है? कोई ऐसा फैक्टर आपके सामने आया हो? देखिए, इसका जो हम लोग हमेशा जो हमारा बेस है रिसर्च का पर्टिकुलरली, एंड एक्चुअली इसमें दिलीप जी से एक्चुअली इट इज लॉन्ग टाइम बट ही इज अवेयर सम एक्सटेंट कि आवर इज जस्ट लाइक द जस्ट व्हाटएवर वी आर लर्निंग फ्रॉम द डेटा वी आर ऑलवेज रिपोर्ट दैट, मींस लाइक उस पे हम एक रहता है, एक होता है परसीव नोशन और एक रहेगा क्यों इतना टाइम भी इसमें क्यों लगा, क्यों नहीं हम 2014 2016, इसलिए डेटा के बगैर हम नहीं इसको ऐसे अजम्पशन करके करना कर सकते। लेकिन इसमें जो पैराडिगम शिफ्ट हुआ है इसमें पर्टिकुलरली जो अगर मैंने ये देखा है कि कुछ इंटरवेंशन पर्टिकुलरली जो हुए हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यू कैन से पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू या कहीं कुछ, इसमें जैसे एक ये रहता है कि पूरा पैराडिगम शिफ्ट ये हुआ है कि जो इसका डेवलप्ड रूरल है इंडिया, जो इसमें हम रूरल को एक होमोजीनियस नहीं लेके चल रहे हैं, डेवलप रूरल विच इज पेरीफेरी ऑफ द यू कैन से अर्बन इंडिया, and which is actually the getting all benefit of the rural India, that is actually growth is, you will find जो इसमें हमने ग्राफ में दिया भी हुआ कि they are having actually the income distribution much better than the even like the second tier city actually। उनका एक ये ऑब्जर्वेशन है जो एक आपका रहेगा, हम शेयर करना चाहेंगे। डेवलप रूरल विच इज 10% 11% ऑफ इंडियाज हाउस होल्ड एक्चुअली, अगर हम 300 मिलियन हाउस होल्ड है, 30 मिलियन हाउस होल्ड डेवलप रूरल हैं, दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट विच इज, जैसे कहते हैं ना कि ये छिपे हुए ऐसे हैं जो कि इनकी इनकम इवन आपके देखेंगे, इनका पैरेलल अगर देखेंगे तो सेकंड टायर सिटी के लगभग बराबर है। तो आप वहां पे एक तो ये मैंने देखा। दूसरा जो इसमें एक और चीज कहेंगे कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि ड्यूरिंग द व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज द नॉट लुकिंग एट द, जैसे कि बहुत ज्यादा जो दिखाई दे रहा है, बट पीपल एक्चुअली फाइंड ए लॉट ऑफ एक्चुअली द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू कंज्यूम एंड अर्न एक्चुअली। During actually 2014 to 2000 like that 1920 is like the little bit something. So during this period a lot of stability happened in terms of thinking, acting, and you can say the all other aspect which made actually the middle class particularly much more confident and participatory। बहुत इंटरेस्टिंग सर, इसको मैं दोबारा आऊँगा तो और थोड़ा एक्सप्लेन कराऊंगा आपसे कि ये जो पेरिफेरी वाले लोग हैं वो एक छुपे रुस्तम है और एक जिसको तो एक साइलेंट ग्रोथ इस देश में देखने को मिल रही है। अनिल सर, पूरी स्टडी ये कहती है, इसलिए हमने 2-3 बार पूछा आप कि बहुत कंजर्वेटिव लेके चले हैं शुक्ला जी, उसके बावजूद एक जैसे लगता है कि एक साइलेंट वेव चल रही है और कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है और मिडिल क्लास का साइज बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है।
और वो हम लोगों को, जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी नंबर, मतलब हम तो सालाना नंबर को भी हाई फ्रिक्वेंसी कह लें इस कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि यहाँ पे 20-30 साल की बात हो रही है, तो वो दिखता है ऐसा कहीं कहीं पे नहीं भी दिखता है कि हाउस होल्ड इनकम हो सकता है उतनी नहीं बढ़े। आपको ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो स्टडी है प्राइस की, ये कह रही है कि बहुत तेजी से गेम बदल रहा है, और इसको सब्सटेंशिएट कर रही है मॉर्गन स्टैनली की वो स्टडी जो कह रहा है 10 साल में आपकी जीडीपी जो है क्लोज टू $8 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। नीरज जी, मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये जो बदलाव है हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। अगर आप 2001 का सेंसस देखें, 2011 का सेंसस देखें, तो इंडिया में सब्सटैंशियल ट्रेडिंग अप हुआ। मतलब कि जो पैदल चलता था साइकिल पे था, जो साइकिल था वो टू व्हीलर पे था, ऐसे ट्रेड अप हमें साफ दिखा था बिटवीन 2001 2011। और आगे अभी हाल में जो आप मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, उसके पहले 2 हफ्ते पहले ये यूएनडीपी का रिपोर्ट आया है कि उन्होंने कहा कि 2005 और 2021 के बीच में भारत ने 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो अब ये सब जो संकेत दे रहे हैं, और फिर दूसरे तौर में जो 12 साल पहले 430 मिलियन लोगों के पास 430 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, और आज सबके पास बैंक अकाउंट है। तो आज देश में हर गांव में बिजली पहुंच गया है, तो सड़कें बदल गई हैं। जो 20 साल में जो रूरल रोड्स का जो ग्रोथ हुआ है, पूरा कनेक्टिविटी इंप्रूव है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और जो सारे संकेत देखें, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है जो राजेश जी का डेटा प्रोजेक्ट कर रहा है। अब ये फाइनल नंबर्स में फर्क पड़ेगा, बट डायरेक्शन और ट्रेजेक्टरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो साफ नजर आ रही है। अनिल जी, एक सवाल और आपसे, ये जो बीच बीच में आलोचनाएं होती रहती हैं कि ग्रोथ हमारी नहीं आ रही है, हाउस होल्ड इनकम गिर गई है, और गाँव में जाइए तो रोजगार नहीं है, ये सब तरह तरह की जो हम लोग बीच बीच में सुनते हैं, इसको कैसे हम लोग समझें? क्योंकि हमको तो ये स्टोरी ये दिख रही है कि एक स्टीडी पेस पे हम बढ़ते जा रहे हैं, बीच बीच में एवरेशन हो सकते हैं कोई, लेकिन कई लोग इसकी बड़ी तकड़ी तीखी आलोचना भी करते हैं। वो तो करना ही है, वो तो आलोचना हम समझ सकते हैं, क्योंकि नीरज जी, जो बदलाव आता है ना, और इस तरीके जिस तेजी से बदलाव आ रहा है, कुछ लोगों का नुकसान होगा। जैसे कि आप उदाहरण दीजिए, कल को रोबोज आए हमारे बिजनेस में, जर्नलिज्म में ले लीजिए, और हम काफी हमारे भाई लोगों के, बहन लोगों की नौकरी छूट जाएंगी। तो ये, लेकिन उनको और कहीं रीस्किलिंग करके नई नौकरी मिल सकती है। तो ये तब्दीलियां जब होती है ना, तो किसी का नुकसान तो होगा ही होगा। बट आप ये जो राजेश जी का डेटा है, ये मैक्रो लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहा है, कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टोरी अलग होगा, बिकॉज आपने शुरू में जो हाई कंसंट्रेशन है जो अमीर लोगों का, उसी उदाहरण से समझ आता है कि रीजनल इनइक्वालिटी कितना है इस देश में। तो हर देश, हर प्रांत का यही स्टोरी नहीं रहेगा, वो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। करेक्ट। दिलीप सर, संजय जी, मैं आपके पास इसलिए बाद में आ रहा हूँ क्योंकि मार्केट इन सारी चीज़ों को उसको डाइजेस्ट करना और खुश होना है बहुत ज़्यादा। दिलीप सर, ये ब्रांड इंडिया और जो 10 साल का आंकड़ा है ना मॉर्गन स्टैनली वाला या शुक्ला जी वाला, जो थोड़ा सा और लंबा, जो बड़े प्रोजेक्शन दे रहा है, दोनों को आप देखें तो मैं ये भारत के संदर्भ में, ब्रांड के संदर्भ में, इंडिया की पोजिशनिंग के संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप ब्रांड गुरु हैं, क्या ये सही बिल्कुल ट्रैक पे इंडिया पोजिशनिंग कर रहा है अपनी? मुझे लग रहा है कि जो इंडिया का ब्रांडिंग स्टोरी होगा, वो अगर हम मिडिल क्लास की ब्रांडिंग स्टोरी बनाए, तो इंडिया का जो अट्रैक्टिवनेस है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर से, वो बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये, जैसे राजेश जी ने प्रेजेंट किया है, मिडिल क्लास पे अगर हम फोकस दे रहे हैं, मिडिल क्लास को हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो है वो वही सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया का जो छवि है बाकी देशों के सामने, इंडिया का छवि जो है वो बहुत ही ऊपर जाएगा। और ये जो आगे 20 साल की बात कर रहे हैं, उसमें एक और चीज है जो राजेश जी ने अभी पूरा डिस्कस नहीं किया, पर इस मिडिल क्लास का जो एज प्रोफाइल होगा, वो भी ज्यादातर कंजम्पशन फेज के लोग होंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये जो लोग हैं वो उनके उम्र ऐसे नहीं होंगे कि वो सेविंग से खाने वाले हैं और उस सेविंग्स इतना बड़ा होकर वो मिडिल क्लास में ही रहा, क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर लोग इस क्लास में आ रहे हैं क्योंकि उनका इनकम लेवल्स, उनका कंजम्पशन पैटर्न्स, उसके वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो है बाकी देशों के तुलना में इंडिया का एडवांटेज बहुत सारे हैं, पर दो एडवांटेज जो इंपॉर्टेंट है जो राजेश जी की डेटा से निकल रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो कंज्यूमिंग क्लास है, मिडिल क्लास जो है वो अर्निंग क्लास है। और अगर उसमें मैपिंग करें डेमोग्राफिक डेटा का, जैसे अनिल जी ने कहा कि ये जो प्रोजेक्शंस नए नहीं है, ये प्रोजेक्शंस जो है कुछ सालों से ये बदलाव आ रहा है। अब जाकर इसका मैच्योरिटी फेज पे हमें उसका एडवांटेज लेने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंस है वो दोबारा लौटने वाला नहीं है। तो अभी जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए, बाकी देशों को ये प्रोजेक्ट करके दिखाना चाहिए, और जो भी डेटा है अगर वो डेटा वैलिड हो और स्टैटिस्टिकली प्रूवन हो, जैसे आपने कहा कि मॉर्गन स्टैनली का डेटा से तुलना करें तो इसमें कंपैरिजन पॉजिटिव है। और ये दोनों आंकड़े अगर बाकी जो देश में कंपनीज है वो देखते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे बहुत लाभदायक होंगे ये डेटा। जी संजय सर, आंकड़े आपके सामने है, डिटेलिंग भी हम लोगों ने थोड़ी करी है, और मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा क्लास तैयार हो रहा है, और इंडिया के लिए तैयार हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, जिसमें जब राजेश जी वाला नंबर हम लोग देखते हैं तो एक बहुत बड़ा साइज खड़ा होता है जिसकी आमदनी 5 से 30 लाख तक की रेंज में होगी, उससे आगे पीछे भी हो सकती है। और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो दूसरी रिपोर्ट कहती है कि जो कंज्यूमर सेगमेंट वाले सेक्टर्स हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जहाँ पे सबसे मैसिव जॉब क्रिएशंस होने हैं, जहाँ डिजिटल इकोनॉमी जब आप पूरी, अभी आप टेक्नोलॉजी से डिजिटल की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी पूरी बूम कर रही है। और जो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, चाइना +1 और पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी हम लोग सुनते हैं, वियतनाम वाली भी स्टोरी अब शामिल कर ली गई है इसमें। ये एक बड़ा, बहुत ही बड़ा सेगमेंट कर रहा है। और राजेश जी थोड़ा और लंबी है, तो मान के चलिए 10 साल की स्टोरी, 10 साल तो सर पता नहीं चलते, कोविड को 2 साल हो गए, किसी को याद भी नहीं होगा। तो बड़ा, बहुत ही शॉर्ट स्पेन में ये स्टोरी डेवलप हो रही है इंडिया की, मार्केट को बहुत पसंद आएगी। तो नीरज जी देखिए, इस संदर्भ में 3 बातें हमारे सामने रखने की जरूरत है। ग्लोबली अगर देखा गया है कि जब भी इकोनॉमीज की डेवलपमेंट होती है और उनका पर कैपिटा इनकम $2000 के बाहर के वो पार करता है, तो इकोनॉमीज में जे कर्व की तरह इकोनॉमिक ग्रोथ का एक फेज आता है। भारत की अगर आप अभी की स्थिति देखें तो हम उसी कगार पे खड़े हैं। तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो चूंकि उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच गई है, तो यहां से कंजम्पशन का जे कर्व शुरू होना, जो कि ग्लोबल इकोनॉमीज का एम्पिरिकल एविडेंस है, मेरे ख्याल से वो भारत में रिपीट होने की पूरी संभावना है। एक बात ये। दूसरी बात, 2014 से लेकर 2022 की अगर आप जर्नी देखें और उसको कैपिटल मार्केट के साथ रिलेट करें, तो 2 बड़े मेरे ख्याल से माइलस्टोन इवेंट्स थे जिन्होंने लोगों का सोच और लोगों का मार्केट के प्रति रवैया बदला है। सबसे पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जिस तरह से म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, मैं समझता हूं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड के प्रति ही नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट की जो खींचातानी थी, उसमें ज्यादा झुकाव फाइनेंशियल एसेट्स के तरफ हो गया और खास करके म्यूचुअल फंड्स के प्रति हुआ। तो 2016 के बाद हमने देखा कि बहुत जोर से म्यूचुअल फंड की ग्रोथ हुई। साथ ही साथ जब कोविड का प्रकोप आया, तो कुछ भी कारण हो, मतलब हो सकता है कि चूंकि लोग बाकी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और स्टॉक मार्केट चल रहे थे, तो उस समय जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स की बढ़ोतरी हुई, उससे एक बहुत बड़ा तबका जो इक्विटी मार्केट से परे था, वो इक्विटी मार्केट के पास आया। लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये जो सेगमेंट आया,
जो इंक्रीजिंगली नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में देखा गया, इसमें यंग लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ। खैर जो भी कारण हो, म्यूचुअल फंड के रूप से लोगों का बाजार में आना या डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के में आना, इसका एक पैरेलल अगर आप देखें, इसका इम्पैक्ट क्या रहा? आईपीओ का मार्केट जिस तरह से भारत में पिछले 3 सालों में बढ़ा है, जिस तरह की वैरायटी ऑफ पब्लिक इश्यूज आए हैं, उसने हो सकता है कि हमको डायरेक्ट कंजम्पशन में भले उसका असर ना दिखा हो, लेकिन इनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये तो हमको साफी लग रहा है कि इसका असर रहा। तो ये दूसरी बात है जो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सामने रखना चाहता हूँ। तीसरा जो तीसरी बात जो है वो है सोशल पर्सपेक्टिव। आप अगर आज देखें तो ये जो डेस्टिट्यूट से मिडिल क्लास के तरफ जो लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का। आप अपने आसपास ही देखिए ना, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके मान लीजिए कि घर पे अगर कोई मेड है या फिर आपका कोई ड्राइवर है, आप उनसे अगर आप बात करें तो उनकी एस्पिरेशन लेवल अब पहले से बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे यहाँ जो एसी मैकेनिक काम करने के लिए आता था, आज से 6 साल पहले उसने एसआईपी चालू की अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए। आज उसके अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा अमाउंट जमा हो गया है। हमारे यहाँ जो घर का काम जो करती है, उसने धीरे धीरे करके 11 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में, और उसने जाके गांव में जमीन खरीदा है। तो ये जो एस्पिरेशन है इस क्लास ऑफ लोगों का, वो कंजम्पशन के प्रति हो या फिर मेजर आइटम्स ऑफ सेविंग्स के प्रति हो, वो पहले से बहुत डिफरेंट है। सो ये तीनों पहलू जो हैं वो बिल्कुल साफ देख रहे हैं। एक तो जे कर्व का शुरुआत होना, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स और खास करके इक्विटी मार्केट्स के प्रति रुझान आना, और तीसरा सोशल एस्पिरेशन फैक्टर्स जो लोगों को प्रेरित कर रहा है कंज्यूम करने के लिए और सेव करने के लिए। संजय जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो ये इंडिया स्टोरीज दिख रही हैं, ये कभी बड़े पर्दे पर नहीं आ पाते, ऐसी चर्चाओं में हम लोग करते हैं। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो तमाम तरीके की समस्याओं की बात कर रहा है, कोई रिसेशन की बात कर रहा है, फिर करेंसी की प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल टेंशन तमाम है। उस दौर में भारत पिछले 1 साल, मेरे हाथ में ये आरबीआई का नंबर है, सरप्राइजिंग नंबर है क्रेडिट ग्रोथ का। इवन एमएसएमई जिसको बोलते थे लोग कि सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, उसमें 27% की क्रेडिट ग्रोथ है एमएसएमई में। और ये चैनल चेक है मेरा कि जिससे भी मैं बात करता हूँ धंधा बढ़िया चल रहा है उसका। तो ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स की इंडिया स्टोरीज हैं, ये शायद राजेश जी ने कैप्चर किए, जो उनके डेटा में फुल फ्लेजेड निकल के आ रही हैं। ओवरऑल आप देखिए तो पिछले 12 महीने की क्रेडिट ग्रोथ ये इंडिकेट करे कि इस दौर में जब पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल है, भारत आउटशाइन करता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं इस डेटा में कैप्चर हो रही है। राजेश जी, लेकिन एक सवाल और मेरे मन में है। अभी सभी लोगों ने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, क्या आपके इस डेटा में ये कैप्चर हुआ है कि जो आधी आबादी महिलाओं की, कामकाजी महिलाओं की है, उनकी भी स्थिति में ऐसा ही सुधार हो रहा है कि ये वन साइडेड स्टोरी चलेगी, एक कमारा 5 खारे वाली अभी भी है? नीरज, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि जो इससे पहले जो दिया है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे अभी 4 साल पहले जो चीज कही जा रही थी या कहीं किसी उसमें, अगर जो आवर मींस लाइक जो डेटा आ रहा है, जहां कहीं कुछ देखें, इंडिया इज एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्टेड एजिंग एज, मींस उनका भी आप देखेंगे एज बढ़ना शुरू हो गया है। ये एडवांटेज जो है, इवन अपने में जहां हम देखते हैं पर्टिकुलरली, जो एक हमें कहते थे इनफॉर्मल सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड एक्चुअली द पीपल, ये कंसेप्ट टोटल चेंज हो रहा है, टोटल चेंज हो रहा है। मींस एक ये हो गया जिस तरह से भी आ रहा है, लेकिन इट इज चेंजिंग little bit. Earlier it was slow, now it is actually the faster pace across the geographical area, from the, you can say, metro to the countryside. ये जो एडवांटेज डेमोग्राफिक डिविडेंड का है, एज से थोड़ा सा शिफ्ट, अभी लोग कहते हैं एज, इस एज वाले हमारे पास इतने % लोग हैं, लेकिन हम उसमें और एक चीज जोड़ना चाहेंगे। एज अगर थोड़ा सा एज को एक किस्म से डेमोग्राफिक डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ एज इज सपोज स्टार्ट डिक्लाइनिंग, बट द
activity wise, even the earning जैसे capability and capacity and type of earning is changing actually. For example, let me tell you, आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्टिकुलरली जो इवन रूरल एरिया में या कहीं कुछ रहे, देखिए अभी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जिसको हम मानते थे, दैट इज चेंजिंग एक्चुअली. एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मींस वहां पर भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एंड दिस नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आपके वहां का यंग जनरेशन एज वेल एज जो फीमेल वहां उनके बहुत ज्यादा जा रहे हैं. तो आई एम सेइंग दैट दी what we are observing and इस रिपोर्ट में थोड़ा सा भी डिटेल उतना ज्यादा जैसे अभी हम लोग उसको तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें हम उसमें कवर किए हैं कि हाउ दे अर्न, वेयर दे मीन्स इनका एक स्पेक्ट्रम आएगा कि मिडिल क्लास अगर मेट्रो लें और एक कंट्री साइड लें, दोनों में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ इनकम. तो सेम है 5 लाख से 30 लाख, लेकिन इनका टोटल आपका एज स्ट्रक्चर, एजुकेशन लेवल, इनकी एक्टिविटी स्टेटस, इवन you can say type of engagement in the earning is entirely changing actually during this period. अनिल जी, पूरी स्टोरी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी होंगे. आपको लगता है कि इस पूरी स्टोरी का कोई एक स्पॉइलर हो सकता है, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली करें कि उनको तो ग्लोबल वाला, या जैसे क्रेडिट टू जीडीपी जो भारत में अभी सिर्फ 56% है, वो एक्सपेक्ट करें कि वो 100% तक कम से कम जाना चाहिए. नॉट डेट टू जीडीपी, क्रेडिट टू जीडीपी. और बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा 200%, 250%, तो वहाँ पे उनको लगता है कि वो रिस्क है. भारत के लिए कोई इस स्टोरी में कोई आपको स्पॉइलर लगता है, एक्सटर्नल इंटरनल कोई, कि जो आपको लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दी. राजेश जी, ये सवाल मैंने अनिल जी से पूछा. राजेश, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा. मैंने अनिल जी से पूछा. मैंने जी, अनिल जी. अच्छा. तो नहीं, बाधा जो अभी जो रीडिंग है, एक्चुअली मैं आपके जवाब देने के पहले 2 बात रखना चाहता हूँ आपसे, आपकी अनुमति दे तो. जी, बिल्कुल. अरे प्लीज सर. जी, एक तो ना ये जो मतलब हम जो सवाल उठा रहे हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं ये मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट का उदाहरण देता हूँ. वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल में भारत का जीडीपी जो अभी 3 ट्रिलियन है, वो 7.5 ट्रिलियन हो जाएगा. राइट. तो मतलब 75 साल में भारत का जीडीपी सिर्फ 3 ट्रिलियन तक ग्रो कर पाया, और अगले 10 साल में 4.5 ट्रिलियन ऐड करेगा. तो मतलब 10 साल में पिछले 75 साल से ज्यादा ग्रो करेगा. तो इसीलिए जो आप जो पूछ रहे हैं ना कि तेजी से क्यों आ रहा है, ये तेजी इसीलिए आएगा. और दूसरी बात है, ये कोई स्विच नहीं है कि मतलब 2021 से ऑन हो गया और ग्रोथ सडनली एक्सेलरेट कर गया. तभी मैंने एक लंबी भूमिका निभाई थी कि 2001 से अगर 1998 से हमें देखना चाहिए, जो बदलाव आया है ये हर ऐसे थोड़े में आया है. अब उन्होंने तेजी पकड़ा है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट. तो सब जो है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है कि आप बिजली देते हो, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करते हो, इकोसिस्टम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हो, तो सब मिलके जो आता है ना, ये मोमेंटम जनरेट होता है. अच्छा, दूसरा आपका सवाल का जवाब देता हूँ. सर मैं भूल गया आपका सवाल. स्पॉइलर कोई आपको लगता है, कोई आशंका? जी बिल्कुल. तो स्पॉइलर इसमें 2 हैं मेरे अंदाज से. एक तो एक्सटर्नल है कि ये जो जियोपॉलिटिक रीसेट जो चल रहा है दुनिया भर में, ये क्या फॉर्म शेप लेगा हमें मालूम नहीं. दूसरा, ये रिसेशन जो है, ग्लोबल रिसेशन, अगर लंबे दौर चला तो भारत को झटका जरूर पड़ेगा, मतलब प्रेशर आएगा, तो एनर्जी प्राइसेस वगैरह सब पे होगा. डोमेस्टिकली जो हमारी बात है, ये मैं आपके हर शो में कहता हूँ, स्टेट्स को जो है उनका एक्ट, दे हैव टू गेट इट टुगेदर. बिकॉज अभी जो है, अभी थोड़े स्टेट्स हम देख रहे हैं तेज गति से भाग रहे हैं, बाकी जो है 2-3 स्टेट्स से जो पिछड़े हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो उतनी जल्दी नहीं उभर के आ रहे. तो जब तक, और उनका प्रॉब्लम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम कहते हैं ना इंडस्ट्री स्टेट पे ही आएगा, वो आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करिए, ऑफ द रिकॉर्ड सब बताएंगे कि उनकी अभी भी समस्याएं काफी गंभीर है. तो डोमेस्टिकली चैलेंज है कि ये जो चेंज है ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए. अभी भी मतलब बहुत जगह मेंटल इनर्शिया है, वो अब खुलने के लिए तैयार नहीं है.
कुछ राज्य हैं ऐसे डेफिनेटली जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, काम का ईज ऑफ डूइंग है ही नहीं वहाँ पे। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक से तुरंत लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा संजय जी आपसे और ब्रांड गुरु जी से कि लेवलर क्या है इस पूरी स्टोरी का। टेक्नोलॉजी लेवलर है, डेमोग्राफिक एक्सप्लोड लेवलर है इसका, या एजुकेशनल सोशल मीडिया का अवेयरनेस इसका लेवलर क्या है? इस स्टोरी को ड्राइव कौन कर रहा है, लेवल कौन दे रहा है इसको? छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूँ मैं। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत करें ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की। एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन स्तर में उछाल आ रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है और उसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको हम मिडिल क्लास भारत मानते हैं और इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बैकबोन के तौर पर काम करते हैं। संजय जी, मैंने आपसे कहा था कि लेवलर मुझे समझना है, इस पूरी स्टोरी का ड्राइव कहाँ से हो रहा है? देखिए, कोई एक फैक्टर शायद रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो मेरे ख्याल से 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस इसमें रहा होगा। सबसे पहला तो हमारे ख्याल से जिस तरह से टेलीविजन और सोशल मीडिया पूरे देश में आज परवेसिव हो गया है, सब जगह उपलब्ध है और वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन को किसी भी गांव से बिल्कुल कनेक्ट कर देता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो हुआ ही है, लोगों के एस्पिरेशन को भी उसने बढ़ावा दिया है। तो मैं समझता हूँ एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये है। दूसरा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है डिजिटल। जिस तरह से भारत में पहल लिया गया, मतलब अगर आप देखें तो मेरे गांव में आज शायद लैंडलाइन नहीं पहुंचा, लेकिन गांव में करीब करीब हर सदस्य के पास मोबाइल फोन है। तो ये जो हम लोगों ने एक क्लासिकल प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक कर दिया और हम सीधे चले गए मोबाइल के दुनिया में, तो उसने बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराया, जो खास करके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस तरह से भारत में आज हो रहा है, वो जर्मनी के लिए मिसाल है। मतलब उनके लिए हमारे तरह से उनके सिटीजन्स को इस कठिनाई वाली स्थिति में अगर वो बेनिफिट देना चाहते थे तो वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उतनी ज्यादा प्रोसेसेस इवॉल्व नहीं है जितना कि भारत में है। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ सहूलियत प्रदान की है और आज उसके कारण अगर आप देखें तो जो सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं, जो माइक्रो लोन्स आपको आपके फोन पर विद इन अ फ्यू मिनट ऑथोराइज हो जाता है, इससे क्रेडिट आपके गांव के छोटे से छोटे लोग तक पहुंच जा रही है और शहरों में वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास भी पहुंच रही है। उसी से संबंधित चीज जो है वो ये कि अगर आप, जैसे मैंने कुछ समय पहले उदाहरण दिया किस तरह से भारत में इक्विटी का कल्चर फैल रहा है। जब कोविड शुरू हुआ था उस समय 4.5 से 5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इतने साल के बाद, और आज हमारे टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 10 करोड़ हो गए हैं। तो इतने सारे जो नए डीमैट अकाउंट आए वो कहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं? क्या वो फोन उठा के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? नहीं, वो आज अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर्स पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सर्विसेज उपलब्ध हो जा रही हैं लोगों को जी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ई कॉमर्स का भी जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ है वो भी डिजिटल इकोनॉमी के आने के कारण। तो मेरे ख्याल से ये 2 मुख्य कारण मैं समझता हूं जिसने कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को तेजी प्रदान की। राइट दिलीप सर, ये जो डिजिटल वाली पूरी कहानी है, जो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, इसको अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल मास्टर्स अंडर प्ले करते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो समझते नहीं, जानते नहीं, लेकिन अंडर प्ले करते हैं क्योंकि ये लाइफ्स को उसने टच किया है और सोशल लेवल पे एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर का काम किया है इसने। ऐसा कुछ नहीं मुंबई में मिलता जो आज किसी यूपी बिहार के टियर 2 शहर में न मिलता हो, या वो जानकारी उनके पास ना हो कि आपके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बने घूम रहे हैं। ये जो डिजिटल का जो हुआ, शायद मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा लेवलर के तौर पे काम कर रहा है। एग्री करते हैं आप इससे? मैं तो मानता हूं कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो लेवलर के तौर से
उभर के आया हुआ है। ये 1999 में जब वो पूरा शिफ्ट हुआ था डिजिटल में, वो जो डर थे उनको कि सारे कंप्यूटर क्रैश करेंगे, उसके वजह से इंडिया को जो सॉफ्टवेयर एडवांटेज मिला है वो वहां से जाके कैस्केडिंग इफेक्ट की तरफ एकदम ऊपर उठ के उसमें से कंपनीज बहुत बड़े बने हैं, इंडिया का नाम बहुत बाहर सॉफ्टवेयर पावर की तरफ आया हुआ है। और मुझे लगता है कि उसके वजह से ही ये जो डिजिटल स्टार्टअप एज जो शुरू हुआ है, ये दोनों हमें इकट्ठा देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि यही एक मेजर चेंज फैक्टर हुआ है। ये चेंज फैक्टर के कारण से जो यंग लोगों को एक नया उम्मीद और बिना बहुत सारे रिसोर्सेस के वो उसको ट्रांसफॉर्म करने के अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको लेवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। वही पैसे जो है आज आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में भी जा रहा है, कंजम्पशन में भी जा रहा है, एजुकेशन में भी जा रहा है। ये जो डिस्पोजेबल इनकम का जो ग्रोथ है वही मिडिल क्लास का एक मेजर क्रिएटिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझना पड़ेगा। और उस समय ये भी याद कीजिए कि उस समय ना सॉफ्टवेयर पे कोई कंट्रोल था, ना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था। उस टाइम सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुआ है वो ग्रोथ को हमें उस ग्रोथ में हमें बाधा नहीं देना चाहिए। अभी जो कई रेगुलेशंस आ रहे हैं वो हमें ध्यान देना चाहिए कि उस ग्रोथ को रुकावट ना करे, उसको एनकरेज करे और रास्ते से गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स हट जाए। डॉक्टर राजेश, एक हम लोग यहाँ बिजनेस में एक टर्म होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़बरदस्त मिलता है, और मुझे लगता है इस पूरी स्टोरी में एक सोशल ऑपरेटिंग लेवरेज है जिसको यूज़ हो रहा है या जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपने बीच में एक स्टोरी, जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये विमेन के लिए भी इक्वलाइजर के है कि नहीं, है उनका पार्टिसिपेशन कितना, क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफी की स्टोरी में ये एक बड़ा मुझे दिक्कत लगती कई बार कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है चाइना कंपैरिजन में बहुत कम, 20-22% होगा शायद, उनके यहाँ 63% है। तो हमारी एक ऐसी अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है बेटर हाफ की, जो उस तरह की कैपिटल इंक्रीमेंट नहीं कर पा रही जो करना चाहिए उनको, और वो धीरे धीरे एज होगी समय के साथ, तो वो एक स्पॉइलर होगा। लेकिन आपने उसका जवाब मुझे ये दिया कि नहीं, जो एग्रीकल्चर के में चेंज आ रहा है, जो मैकेनाइजेशन हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट करी। मैं एक स्टोरी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो एक सर्वे था, एक रिसर्च थी, क्या उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं? वो एक्चुअली वो रिसर्च जो है एक बड़ी रिसर्च की गई थी, इनर वेयर इंडस्ट्री की रिसर्च थी वो। तो उसमें ये कहा गया कि बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि गांवों के, उससे ऊपर के कस्बों के, फिर उससे ऊपर के टियर 1 शहरों के लड़के लड़कियां जब काम के लिए बाहर आते हैं तो उनके अंदर ब्रांड कॉन्शियसनेस आती है। इसकी वजह से वो अपने ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, और इसमें जो फीमेल वाला पार्ट है उसकी ग्रोथ मल्टीपल में है, इससे ज़्यादा है पुरुषों वाले से। तो क्या मैं इस स्टोरी को वहाँ तक ले जाने का है कि हिम्मत या साहस कर सकता हूँ कि नहीं, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ब्रांड कॉन्शियसनेस इस बात को स्टेब्लिश कर रही है? डॉक्टर शुक्ला, इसमें जैसे जो अगर हम एक चीज कहें कि जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं सर्टेनली एक रिसर्च फाइंडिंग है, लेकिन अगर हम उसको ये कहें कि अगर एक परसीव नोशन जो हम देख रहे हैं ये कुछ न कुछ हद तक जैसे ऐसी चीजें, लेकिन फैक्चुअली अगर कहें जो डेटा से ऐसा कुछ हम आप सही है बताए कि स्पेसिफिक अभी तक ऐसा एनालिसिस करके एग्जैक्ट अगर आपको हम कहें जिस तरीके नंबर आप दिखा रहे हैं तो इसमें हम इन नंबर कह सकते हैं कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑल द रिगरसनेस इज हैपेंड। बट जो ये परसीव नोशन है इसमें जो आया हुआ है, सर्टेनली इनका पार्टिसिपेशन जो हम करें कि सिंस एक्चुअली द एजेस देयर दे आर प्लेइंग रोल, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट मच एक्चुअली द नोटिस नाउ. If you look at even rural India, sometimes we are observing when we are collecting the data, agriculture, particularly for small and marginal farmer, those who are, it is driven by the female actually. So एक चीज और अभी जो इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
काफी हद तक इनके थ्रू चल रहा है, काफी हद तक जो छोटे छोटे जो काम है, तो इनका जो एक किस्म से मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है वो काफी अधिक है। मेल तो अर्न जो कर रहे हैं उसके बाद इनका बहुत ज्यादा, अदरवाइज वो घर की गृहिणी से हट करके नाउ दे हैव बिकम द इकोनॉमिक also they are participating in economic activity. I personally looking at your observation, I personally actually the in agreement what you are saying, but जैसे मैंने कहा कि ऐसा कुछ हमारे सर्वे से नहीं स्टडी हुई है कि इस तरह की चीजें आई हो, लेकिन because the everyone is doing their own of research and it is duty we should respect such type of observation, but certainly जो ये point आप raise किए हैं and I am having data, certainly I will test it. ओके राजेश जी, एक सवाल आपका रह गया था जब आपसे मैंने कहा, जब मैंने लोगों से पूछा था कि इस स्टोरी में पूरा कोई स्पॉइलर हो सकता है, तो आपको जवाब देना चाह रहे थे सर, बताइए। मैं उसका एक स्पॉइलर ये रहेगा कि देखिए हमने फर्स्ट स्टोरी इसको एंड आई बिलीव एंड जैसे इसमें सबका किया कि मेजर पॉइंट आर ऑलरेडी कवर्ड, बट वन थिंग आई हैव जस्ट पुट इन द फर्स्ट ब्रॉड लाइन एक्चुअली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस इन द रिपोर्ट, by 2047 if political and economic reform have their desired effect, means it is having, like I am saying that the if political which we are looking at now, it is not the something, but it has given a lot of confidence, not only the consumer, it is producer, marketer in different way actually, because the ecosystem which is political stability create actually the whoever may be, but stability creates a lot of actually if in according to me, if one spoiler factor might be if India is going to face political instability. And the political instability because the all the whatever is happening currently, who is getting, who is not getting, but one click 16 lakh crore rupees is, suppose 60,000 crore rupees is going to the farmer, it is going and not going, who is receiving, who is not, but it gives actually pleasure to listen actually. So it looks like that it is working. So something like this type of political stability and wisdom, I believe is must to grow actually. And if that is the one spoiler which I see a biggest spoiler if India is going to face any political instability. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है इसमें अनिल जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा राजेश जी ने जी। नहीं, जो राजेश जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट मैं अगर राजेश जी की बात जो प्रोजेक्शन सही है, तो अगर मिडिल क्लास मध्यम वर्ग इतना बढ़ेगा तो मध्यम वर्ग इतिहास में हर देश का डायनामो है। अगर आप चीन देखिए, अमेरिका देखिए, इंग्लैंड देखिए, किसी भी देश में जो बदलाव आता है मिडिल क्लास लाता है। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए तो मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास है ये अपना हक छीनने नहीं देगा। तो एंड क्योंकि सारा जो ढांचा डिजिटल है, डिसइंटरमीडिएशन जो हम कह रहे हैं, जो सब कह रहे हैं डीबीटी में वो सज्जन ने भी कहा, तो उसमें जो 3 लाख करोड़ का जो सेविंग हुआ है भारत सरकार को, तो ये सब पब्लिक के पास है। अब इसको कोई नेता आए, कोई इंस्टेबिलिटी में इनसे छीनने की कोशिश करे, हाँ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तब तक बदलाव आ जाएगा, सब अपना हक जानते हैं और उम्मीद है कि तब तक कोर्ट्स कचहरी वगैरह भी रिफॉर्म होके बिल्कुल जस्टिस में आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनिल जी। ये जो डिजिटल नाम का शब्द है ना, बड़ा चमत्कारी है एक्चुअली। इसने इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी है ना कि अब बचना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसीलिए इसको हार्प करना चाह रहा था कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंट्री का, वो बहुत सी चीज़ों को बदल देगा। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख के शो को क्लोज कर रहा हूँ। अभी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको एसेट बैक करना पड़ता है उसके साथ, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब आपको एसेट नहीं, आपके फ्यूचर कैश फ्लो के प्रोजेक्शंस पे लोन मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि वो जो क्रेडिट टू जीडीपी है वो 56% से 100% होने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा बूम होगा। अभी इतने पे हम इतना ज़्यादा कर ले रहे हैं, तो जब वो डबल होगा तो किस तरीके की होगी। इसलिए ये सारी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस और ये नंबर आ रहा है। ये साइलेंट बूम जो चल रहा है ना, इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। ये किसी राजनीति से या किसी को रुकेगा नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो बढ़ के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, राजेश जी खास तौर पे आपका, कि आपकी इतनी शानदार रिसर्च पे हमको 1 घंटे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।